हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया। माने कि सीमेन में शुक्राणु बहुत कम होना या स्पर्म काउंट का कम होना। तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट 40% पेशेंट हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी के आते हैं। मेल इनफर्टिलिटी माने जहाँ प्रॉब्लम ही मेल्स की है। तो पहले तो मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि हस्बैंड को अपना सीमेन जांच सबसे पहले करवा लेना चाहिए। अगर आप एक निसंतान दंपति हैं और निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस सबसे पहले कराइए, क्योंकि बहुत ही सस्ता सा टेस्ट है। और अगर एक बार आपका टेस्ट नॉर्मल आ गया तो हम हस्बैंड के बारे में भूल जाते हैं और सारा ध्यान लेडी पर केंद्रित कर सकते हैं। बेसिक सा टेस्ट है, ज़रूर करवा लीजिए। कैसे हम रीड करते हैं सीमेन एनालिसिस को? तो WHO ने क्राइटेरिया दे रखे हैं। 2021 में उसका 6th एडिशन आया है WHO का। उसके हिसाब से हम कहते हैं कि कितनी काउंट पे नॉर्मल है, कितनी मोटिलिटी नॉर्मल है। मोटा मोटा मैं बताऊं तो काउंट अगर 16 मिलियन पर ml है, नॉर्मल है। मोटिलिटी अगर ए ग्रेड की, ए ग्रेड मतलब जो बिल्कुल सामने भागने वाले स्पर्म्स होते हैं, वो अगर 32% है तो नॉर्मल है। और नॉर्मल संरचना, शेप अगर 4% भी है तो नॉर्मल है। वॉल्यूम अगर आपका सीमेन का 1.5 ml है तो नॉर्मल है। तो अगर आपके सीमेन की पैरामीटर्स इस रेंज में आ रहे हैं तो नॉर्मल है, घबराइए मत। अभी भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जहां जो लैब्स हैं, जनरल पैथोलॉजी लैब्स हैं, उन्होंने अपनी रेफरेंस रेंजेस अपडेट नहीं कर रखी हैं। उन्होंने अभी भी 40 मिलियन 60 मिलियन को नॉर्मल लिखा हुआ है। एंड बिलीव मी, ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक पेशेंट आ जाता है जिसमें उसकी स्पर्म काउंट 25 मिलियन है, 30 मिलियन है, और वो घबरा के आते हैं कि हमारी तो स्पर्म काउंट कम है, और बहुत बार कई बार दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए कि 16 मिलियन पर ml अगर आपके स्पर्म काउंट है तो वो नॉर्मल है। अब अगर 16 मिलियन पर ml से कम आपकी काउंट आ ही गई है तो हम उसे डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। सिवियर अगर 5 मिलियन पर ml से कम आपकी काउंट है, 5 से 10 के बीच में हम कहते हैं कि मॉडरेट प्रॉब्लम है, और 10 to 16 मिलियन के बीच में हम कहते हैं माइल्ड सी प्रॉब्लम है। ये कैटेगराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में। क्या कारण हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट होने के? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर। आपका अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, आपकी अनहेल्दी हैबिट्स, ये सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लो स्पर्म काउंट में। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर में अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट ख़राब होती है। तो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। इसके अलावा हीट यूज़, हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे स्क्रॉटम में होते हैं। वो स्क्रॉटम में इसीलिए होते हैं कि वो 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे होते हैं बाकी बॉडी से, राइट। तो अगर किसी भी वजह से आपके स्क्रॉटम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइक वेयरिंग टाइट अंडरगारमेंट्स, या बहुत ज़्यादा सोनाबाज, या बहुत प्रोलॉन्ग ड्राइविंग, उन सब से स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल बीमारियां हो सकती हैं जिससे स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओवरऑल मोटापा हो, या कभी अभी आपको वायरल होके चुका हो, डेंगू हो जाए, मतलब कोई भी मेजर इलनेस अगर आपको बॉडी में हुई है तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कैंसर्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से तो काउंट कम हो ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरीज हो सकती हैं। आपकी प्रीवियस हर्निया की सर्जरी हुई हो, स्क्रॉटम की सर्जरी हुई हो, टेस्टिस की किसी वजह से सर्जरी हुई हो, कभी चोट लगी हो टेस्टिस में, उसकी सर्जरी हुई हो, तो उन सब की वजह से भी स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कि स्टेरॉइड्स, मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो स्पर्म काउंट पे असर डाल सकती हैं। हार्मोन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। हमें पता है स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं। ब्रेन एक तरह का हायर सेंटर है जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, एंड वो जाके टेस्टिस पे काम करते हैं और टेस्टिस पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो अगर ब्रेन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स किसी वजह से गड़बड़ हैं तो भी टेस्टिस कम स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। टेस्टिस में इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आपकी स्पर्म काउंट कम हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं। बहुत बार क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, गैलमैन सिंड्रोम, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण स्पर्म काउंट कम होने के हो सकते हैं। आपको क्या कोई सिम्टम होगा? क्या आप बिना टेस्ट करे बता सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम है? तो नहीं, यूजुअली कोई भी सिम्टम नहीं होगा। कब आपको शक कर लेना चाहिए? नंबर 1, अगर आपको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑफकोर्स सीमेन टेस्ट कराना है और डेफिनेटली काउंट कम हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 40% केसेस में
प्रॉब्लम हस्बैंड की है। इसके अलावा अगर आपके लो फेशियल हेयर हैं या नीचे टेस्टिस में स्क्रॉटम में थोड़ा पेन रहता है जो कि इन्फेक्शन की निशानी होती है, या पहले कभी कोई आपकी ऐसी हिस्ट्री है सर्जरी की, हर्निया की, तो उस केसेस में आपको सीमेन की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं लो सीमेन काउंट की रिपोर्ट लेके, तो डॉक्टर्स कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहली बात, वो हमेशा सीमेन एनालिसिस रिपीट कराएंगे, क्योंकि बहुत बार सीमेन काउंट बहुत वेरिएबल हो सकती है। एक काउंट लो आने का मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसी होगी। तो आपस के 3 से 5 दिन के परहेज के बाद एक सीमेन काउंट आपका रिपीट करा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीमेन काउंट आप कहाँ पे कराते हैं, क्योंकि आपने किसी कलेक्शन सेंटर में सैंपल दे दिया और वो सैंपल पहुँचते पहुँचते ही 4 घंटा लग गए, तो वैसे ही इतने सारे स्पर्म्स डेड आ जाएंगे, राइट। तो आप किसी फर्टिलिटी सेंटर में ये जाँच दोबारा से कराएंगे। अगर फिर भी सेकेंड टेस्ट में भी काउंट लो ही आई है, तो डॉक्टर्स आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपके हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं लाइक FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, प्रोलैक्टिन। कभी कभी स्क्रॉटम का अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, कभी कभी ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं इन्फेक्शंस को जानने के लिए। तो रूट कॉज को अगर हम जान लेते हैं तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन लग रहा है कि कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की ऑफकोर्स दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर वेरिकोसील है, वेरिकोसील मतलब बहुत सारा खून के गुच्छे बने हुए हैं और कोई कारण संतानता का नज़र नहीं आ रहा, तो कभी कभी डॉक्टर आपको वेरिकोसील सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। आप अपने लेवल पे अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे अल्कोहल छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, खाना थोड़ा शुद्ध लीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट को कम करना आपके लिए लाभदायी हो सकता है। बाकी जो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी है वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा कम है आपका स्पर्म काउंट। अगर आपका स्पर्म काउंट लेस देन 5 मिलियन है तो दवाइयों का कोई बहुत असर नहीं पड़ता, किसी भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे केस में आपको सीधे IVF ICSI की तरफ रुख करना होगा। अगर आपके मॉडरेट या माइल्ड स्पर्म काउंट कम है और आपकी वाइफ ठीक है और उनकी ट्यूब्स ठीक है, तो डॉक्टर आपको 2-3 IUI की सलाह दे सकते हैं। अगर 2-3 IUI में भी आपका बच्चा नहीं होता तो आपको ICSI की तरफ जल्दी ही रुख करना चाहिए। इन केसेस में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दवाइयाँ होती हैं लाइक विटामिन C, विटामिन E, जिंक, कभी कभी ये दवाइयाँ भी थोड़ा सा मदद कर सकती हैं, लेकिन हमें किसी बहुत चमत्कार की होप नहीं होती इन दवाइयों के माध्यम से। तो अगर आपने 3-4 महीना दवाइयाँ ले ली हैं, 6 महीना दवाइयाँ ले ली हैं, आपने लाइफस्टाइल भी सब ठीक करके देख लिया है और स्पर्म काउंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो आपको तुरंत आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ART का सहारा लेना चाहिए। और वो ART IUI भी हो सकता है और IVF ICSI भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी स्पर्म काउंट है। मतलब कि आपको तुरंत किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।